चलिए, आज का जो सेशन है एससीईआरटी के ऑब्जेक्टिव का जो है, बहुत लोग कई दिन से सर 9th-10th का एससीईआरटी का करवा दीजिए। तो देखिए, थ्योरी तो हमने करवा ही रखा है, अच्छे से उसको देखिएगा, क्योंकि थ्योरी करवाएंगे तो बहुत बड़ा एक विश्व इतिहास ही अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, तो सारा टॉपिक करवाना अब संभव नहीं है और आपके पास भी टाइम नहीं है। ठीक है। फीमेल का निवास उसके मायके से ही बनेगा, जहां उसका घर है, पिता का घर वहीं से बनेगा। ठीक है। जाति और ये आपका निवास, ये सब उसके मायके से ही बनेगा। चलिए, आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं, एससीईआरटी हिस्ट्री। इसमें क्या है कि हम लोग देखेंगे खास करके जो भी क्वेश्चंस हैं ऑब्जेक्टिव, जो कि पूछे गए थे आपके 9th-10th के एससीईआरटी में, और आपके बुक में भी है, वहीं से सारा ऑब्जेक्टिव को कलेक्ट किया गया है। तो इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, और हो सकता है कि आपके 1 to 5 में भी हो सकता है, चूंकि एससीईआरटी का बार बार जिक्र है, तो हो सकता है 2-4 क्वेश्चन आपको दे दे यहीं से। तो पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, ऐसे भी 9th-10th में आपने पढ़ा ही है ये सब। एक बार तेजी से रिवीजन कर लेते हैं और कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम आपका ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो जाए। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे थ्योरेटिकल पार्ट जो है हमने करा रखा है ऑलरेडी, उसको पढ़ना है, उसके बाद इसको देख लेना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्या है कि भौगोलिक खोजें। तो भौगोलिक खोज की शुरुआत आपको पता होगा कि लगभग 15वीं सदी में 1400 के बाद स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पे खास करके जब पुनर्जागरण आता है, लोगों में चेतना जागृत होती है, तो जो भारत की भी खोज उसके बाद ही हुई। 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज हुई। ठीक है। 1498 में वास्को डी गामा भारत तक पहुंचा। तो पुर्तगाली जो जो थे, चूंकि समुद्र के किनारे बसा हुआ देश है, तो वो लोग नाविक बहुत ज्यादा अच्छे कुशल हुआ करते थे वहां के। तो उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, जब उनके अंदर चेतना आई, तो उन्होंने भौगोलिक खोज करना शुरुआत किया। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था। तो ये आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कई बार सुना होगा कि यह पुर्तगाल का था और इसने भारत की खोज की थी, इसीलिए ज्यादा हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे देश का समुद्री मार्ग की खोज की थी। ठीक है। भारत की खोज अगर कहते हैं तो भारत पहले भी था, अभी भी। ठीक है। तो यहां पर देखिए, ये आपकी सुविधा के लिए ही किया गया है, क्योंकि यह पीडीएफ जब डालते हैं तो आंसर अलग रहेगा, तो आपको कठिनाई होती है देखने में, क्योंकि तेजी से आप लोग पढ़ सकते हैं, इसलिए यहाँ पे आंसर को हाईलाइट कर दिया गया है। वास्को डिगामा कहाँ का यात्री था? तो वास्को डिगामा जो था वो पुर्तगाल का यात्री था, और पुर्तगाल का जो राजकुमार था वो भी एक अच्छा नाविक था, और उसने भी हेनरी द नेविगेटर उनका नाम था, तो वो भी बहुत ज्यादा खोज किए थे। तो वहीं का सबसे पहले जो है भौगोलिक खोज की चेतना या समुद्री मार्ग की खोज करने की चेतना यहीं पे पुर्तगाली लोगों के पास ही हुआ। और सबसे पहले अगर देखिएगा तो कोलंबस ने यहाँ पे 1492 ईस्वी में अमेरिका की भी खोज की थी। ठीक है। लेकिन वास्को डिगामा ने पुर्तगाल का निवासी था, जो भारत की खोज 1498 ईस्वी में किया था। कोलंबस भी भारत की खोज के लिए ही निकला था, लेकिन वह अमेरिका पहुंच गया था। ठीक है। अब देखिए, यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का उपयोग किनसे सीखा? तो अरबियों से, अरब यात्रियों से, अरबों से उन्होंने सीखा। क्योंकि पहले तो थल मार्ग से ये लोग एक दूसरे से जुड़े हुए थे। ठीक है। समुद्री मार्ग से आपका नहीं जुड़ा हुआ था। अगर आप वर्ल्ड मैप देखिएगा तो आपका जो तुर्की, उसके बाद यूरोपीय कंट्री स्टार्ट हो जाता है उधर। तो थल मार्ग से, चूंकि यहाँ पे समुद्री मार्ग इसलिए खोजना पड़ा, क्योंकि 1453 ईस्वी में जो आपका कस्तितुनिया था, वहां पे तुर्की जो वहां पे इस्लाम के जो शासक थे, तुर्की खलीफाओं का वो शासन हो गया, तो वो लोग व्यापार करने से रोक दिए। यानी जो यूरोपीय व्यापारी थे उसको मध्य एशिया में आने से रोक दिया, जिस कारण से जो है भारत तक वो नहीं पहुंच पाते थे। इसलिए वहां पे भौगोलिक खोज वहां पे तेज हुई। ठीक है। तो यूरोप वासियों ने, याद रखिएगा, दिशा सूचक यंत्र को कहां से सीखा था? तो उपयोग करना जो है वो अरबों से ही सीखा था। ठीक है। उसके बाद धर्म युद्ध हुआ था। तो धर्म युद्ध जो हुआ था खास करके किसके बीच में हुआ था? तो इस्लाम और, कह सकते हैं, ईसाई और तुर्कों के बीच में। तो तुर्की जो है इस्लाम धर्म को ही फॉलो करता है, तो इस दोनों के बीच में ही हुआ था धर्म युद्ध, और इसमें तुर्की की जीत हुई थी। उसके बाद ही जो है वहां पे पोप पादरियों के जो भी विरोध होने लगा, कि वो बोलते थे कि इसमें जो है ईसाइयों की जीत होगी। अगर आपका इतना ही पहुंच है ईश्वर तक, तो आपने सही जानकारी क्यों नहीं दी? और इस बात को लेकर के भी बहुत ज्यादा वहां पे धार्मिक खंडन हुआ। ईसाई पोप पादरियों का जो है प्रतिष्ठा में गिरावट आई, और यहाँ पे धर्म युद्ध जो हुआ था, तो ये याद रखेंगे, ईसाइयों और तुर्कों के बीच में हुआ था। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है,
ठीक है, ईसाइयों। चुपचाप शांति से आप लोग सुनिए, ठीक है, शांति से सुनिए और इसको बस याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट है। अब टाइम नहीं है कि हम आपको चैप्टर और चैप्टर हमने पढ़ा रखा है कंटेंट में, सारा जो है आपका पढ़ाया हुआ है, आप देख लीजिए वहां पे जाके। जनरल नॉलेज में विश्व इतिहास के सारे टॉपिक को हमने अच्छे से करवा रखा है, वहां से समझिए और यहाँ बस ऑब्जेक्टिव देख के जाइए, ठीक है। धर्म युद्ध कब हुआ था, ठीक है, तो ईसाई और किसके बीच में हुआ था, तो ईसाई और तुर्कों के बीच में हुआ था, और इसमें तुर्क का जीत हुआ। और 1453 ईस्वी में आपको पता होगा कस्तितुनिया पे, जो मध्य एशिया, मध्य यूरोप और जो है एशिया के बीच में पड़ता है, वहां पे तुर्कों का साम्राज्य स्थापित हो गया था, ठीक है। तो ईसाई और तुर्कों के बीच में हुआ था, ये याद रखिएगा। कोलंबस कहाँ का यात्री का था, कोलंबस मूल निवासी ऐसे जेनेवा का था, आगे चल करके वो स्पेन चला जाता है, ठीक है। तो कोलंबस मूल निवासी ऐसे जेनेवा का ही था, आगे चल करके वो स्पेन चला जाता है। तो कई किताब में स्पेन भी लिखा रहता है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा नेट पे सर्च करके अभी क्लियर कर लेते हैं। कई किताब में जेनेवा भी दिया है, कई किताब में आपका स्पेन भी दिया है, ठीक है। स्पेन, इटली, पुर्तगाल में जन्मे एक खोजी नाविक थे। अब क्लियर ही नहीं है यहाँ पे भी। स्पेन ही लेके चलेंगे इसको, कई किताब में कुछ। अब देखिए पुर्तगाल, कई दस्तावेज में जिक्र मिलता है कि क्रिस्टोफर कोलंबस पुर्तगाली था, कुछ कहते हैं वह स्पेन का था, इतना ही नहीं, कुछ इतिहास का ये कोलंबस इटली का था। तो कुल मिलाकर यहाँ स्पेन को ही मारेंगे, ठीक है, ये गलत है, ठीक है, इसको स्पेन को ही कर लीजिए, ठीक है। तो कुल मिलाकर चूंकि स्पेन वासी कोलंबस हम लोग बार बार जिक्र भी करते हैं, तो स्पेन कर लीजिएगा। कोलंबस जो मूल निवासी था वो स्पेन का ही था। देखिए 1 to 5 के एनसीईआरटी या उसमें कुछ है ही नहीं, क्या पढ़िएगा उसमें, उसमें आपको पढ़ने लायक कुछ है ही नहीं 1 to 5 में एससीईआरटी में, ठीक है, उसमें आपको पढ़ने के लिए कुछ है ही नहीं। 1 to 5 में एससीईआरटी में आप आसपास जो भी बच्चे उच्चे होंगे उसे बुक मांग के देख लीजिएगा, कुछ है ही नहीं पढ़ना उसमें, क्या पढ़िएगा, ठीक है। अरे एससीईआरटी कहने का मतलब ये नहीं कि आप 1 to 5 के टीचर बनेंगे तो आपको 1 to 5 वाला ही पूछेगा, ठीक है। स्पेन ही हमने भी बोल दिया, ऐसे पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, ये तो नहीं होगा, फ्रांस का तो था नहीं, तो स्पेन, पुर्तगाल और यहाँ पे इटली का भी कई लोग बता रहे हैं, इसका क्लियर नहीं है, लेकिन मैक्सिमम बुक में स्पेन ही चर्चा हुआ है, इसलिए स्पेन को ही सही कीजिए। अब देखिए हेनरी द नेविगेटर कहाँ का राजा था, तो पुर्तगाल का ही था, और एक अच्छा एक कुशल नेविगेटर भी था, नाविक भी था, जिसने कि बहुत सारे क्षेत्र की खोज भी की थी, ठीक है। हेनरी द नेविगेटर कहाँ का था, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछ सकता है आपको, ठीक है। तो ये पुर्तगाल का ही शासक था, राजकुमार था, और इसको भी जो है भौगोलिक खोज करने में बहुत ही ज्यादा रुचि था, और इसने भी बहुत सारे क्षेत्रों का खोज भी किया था, ठीक है। एस्ट्रोलोब किस प्रकार का यंत्र था, तो ये अक्षांश बताने वाला यंत्र था। एस्ट्रोलोब किस प्रकार का यंत्र था, तो अक्षांश बताने वाला यंत्र था। कैरोलिंगियन साम्राज्य का सम्राट कौन था, तो ये सब हमने आपको यूरोप का जो इतिहास जब शुरुआत किया है तो उसी में बताया था, ठीक है, आप देखेंगे वीडियो उसमें आपको दिखेगा। कैरोलिंगियन साम्राज्य जो था उसका सम्राट शार्लमा था, ठीक है, शार्लमा, याद रखिएगा शार्लमा। सामंतवाद व्यवस्था में भूमि का मालिक कौन होता था, राजा। अब कहिएगा यह व्यवस्था किस पे आधारित होती है, तो भूमि पे आधारित होती है। इसमें क्या करता है राजा, अपने भूमि को जो सामंत होते हैं, जो उस क्षेत्र के शक्तिशाली जो महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं उसको दे देता है, और उसके माध्यम से वहां पे टैक्स वसूली करवाता है। तो सामंतवाद व्यवस्था में भूमि का मालिक कौन होता है, मालिक होता है राजा ही, लेकिन क्षेत्रीय मालिक जो होता है सामंत हो जाते हैं उस समय, ठीक है। सार्वमा, ये सब हमने पढ़ा रखा है थ्योरी में, आप देखिएगा उसमें आपको दिखेगा, यूरोप का इतिहास जो शुरुआत किया है उसमें आपको यहां से दिखेगा, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन तक हो गया। अब देखते हैं 9 नंबर। भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप किस वर्ग का सबसे अधिक फायदा हुआ, तो स्वाभाविक सी बात है भौगोलिक खोज हो क्यों रहा था, तो
व्यापारी वर्ग ज्यादा से ज्यादा इनकम जनरेट करने के लिए, जैसे पुर्तगाली आए, इंडिया पहुंचा, तो उसने जो यहाँ से मसाला ले गया, खास करके काली मिर्च, गरम मसाले, तो उस पर 60 गुना उसको फायदा हुआ। तो किस वर्ग को फायदा होगा? तो स्वाभाविक सी बात है, जो मजदूर वर्ग को तो होगा नहीं, व्यापारी वर्ग को ही होगा। तो कुछ क्वेश्चन आप ऐसे भी कॉमन सेंस से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? व्यापारी वर्ग ही होगा। एक बार बस सुन लीजिए, 9, 10, 11, 12 वाले अच्छे से एक बार सुन लीजिए, ठीक है। बाकी उधर से क्वेश्चन मैक्सिमम आएगा, और वर्ल्ड हिस्ट्री के अगर 10 भी क्वेश्चन आ गए आपके जो भी सब्जेक्ट है हिस्ट्री में, तो आप यहां से बना लीजिएगा, आसानी से बना लीजिएगा, कहीं कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। अब देखिए मार्टिन लूथर कहाँ का रहने वाला था? ये जर्मनी का था, और इसी ने जो है धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत भी की थी। धार्मिक जो यहाँ पे पोप पादरी था उसका विरोध भी किया था, खंडन भी किया था। तो मार्टिन लूथर कहाँ का था? तो जर्मनी का था, ठीक है। तो ये एक थीसिस जो 95 थीसिस करके एक पत्र भी इसने जारी किया था, उसमें उसने पोप पादरियों के जो भी कर्मकांड था उसका खंडन किया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, मार्टिन लूथर कहाँ का था? तो जर्मनी का था। एक मार्टिन लूथर किंग भी है, वो अलग है, ठीक है। ये मार्टिन लूथर है सीधा, ठीक है, मार्टिन लूथर, तो ये जर्मनी का था, ये याद रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दरमियांतरण के सिद्धांत की आलोचना किसने की थी? तो विंकलिफ, ये आपको यूरोपीय इतिहास का, और ये इंग्लैंड के थे। तो शुरुआत के कह सकते हैं समाज सुधारक थे। ये लगभग 13वीं सदी और 14वीं सदी के ही बीच में, 1300 कुछ में ही ये लोग थे। और इन्होंने सबसे पहले यूरोप में जो आपका पोप पादरी है उसकी मान्यताओं का खंडन किया था, ठीक है। और इन्होंने दरमियांतरण का सिद्धांत की आलोचना की थी, जिसके तहत कहा जाता था कि जो लोग मदिरा सेवन करते हैं या जो भी भोजन करते हैं उसी से ईसा मसीह का शरीर का निर्माण होता है, या कुछ भी इस तरीका से। तो इसने यहाँ पे विरोध किया, ठीक है। और पोप पादरी ठग रहे थे लोगों को, तो यहाँ पे विनक्लिफ को ही अभिनव तारा भी कहा जाता है। खास करके यूरोपीय इतिहास में इन्होंने ही सर्वप्रथम जो है पोप पादरी या जो बाइबिल जो पढ़ रहे थे उस समय, और उसका विरोध किया था, यहाँ पे खंडन किया था। तो विनक्लिफ को नहीं भूलिएगा, ये भी क्वेश्चन हो सकता है पूछ दे। तो इंग्लैंड के थे, और इन्होंने सर्वप्रथम धार्मिक कर्मकांड जो यूरोप में हो रहा था, पोप पादरी कर रहे थे, उसका विरोध किया था विनक्लिफ, ठीक है। उसके बाद अमेरिका का पता किसने लगाया? तो बार बार चर्चा हमने किया अभी, अमेरिका का पता किसने लगाया था? तो कोलंबस ने अमेरिका का, जो अमेरिका महाद्वीप है जो कि नई दुनिया के रूप में जानी गई, तो कोलंबस ने ही 1492 ईस्वी में यह निकला था भारत की खोज पर, लेकिन यह पहुंच गया दक्षिणी अमेरिका। और जब वहां उतरा तो वहां के लोग, जो जनजाति लोग थे उस क्षेत्र पे, उसको इन्होंने रेड इंडियन भी नाम दिया है, ठीक है। और अंतिम समय तक, मरते मरते तक वो उसको इंडिया ही बोलते रह गए, ठीक है। उनको लग ही नहीं रहा था कि हमने इंडिया की खोज नहीं की है, ठीक है। तो कोलंबस ने ही अमेरिका की खोज की थी 1492 ईस्वी में। ब्राजील की खोज किसने किया था? तो कैब्रल ने। किसने किया था? तो कैब्रल, याद रखिएगा, कैब्रल ने ब्राजील की खोज, ब्राजील, कैब्रल, याद रखिएगा, कैब्रल ने ब्राजील की खोज की थी। उसके बाद अमेरिका का नाम किसके नाम पे पड़ा? तो अमेरिगो वेस्पूसी के नाम पे। जो आपका अभी उत्तरी अमेरिका है उसकी खोज अमेरिगो वेस्पूसी किया था, और उसी के नाम पे अमेरिका पड़ता है, ठीक है। तो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है वो अमेरिगो वेस्पूसी के नाम पे पड़ता है। उससे पहले उसका नाम था नई दुनिया, ठीक है, न्यू वर्ल्ड, क्योंकि उसके बारे में किसी को पहले से जानकारी नहीं थी। तो अमेरिगो वेस्पूसी के ही नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ता है, ठीक है। जेमोरिन कहां का राजा था? तो कालीकट। सबसे पहले जब वास्को डी गामा पहुंचा तो कहां पहुंचा था? कालीकट पहुंचा था, और वहीं का राजा था, वहीं का शासक कौन था? जेमोरिन, जिसने कि उसका स्वागत किया था। किसका? तो वास्को डी गामा का। कब? तो 1498 ईस्वी। अब देखिए जब वास्को डी गामा आ रहा था तो ये पहले दक्षिण अफ्रीका पहुंच जाता है, ठीक है। तो वहां पर, सॉरी, इंडोनेशिया पहुंचता है। तो इंडोनेशिया में एक भारतीय मुस्लिम व्यापारी उसको मिलता है, ठीक है। तो वो उसको भारत लेके आता। उस व्यापारी का नाम रहता अब्दुल मजीद, ठीक है। अब्दुल मजीद कहां का व्यापारी था? भारत का व्यापारी था, जो कि किसको? इंडोनेशिया में मिलता है, तो वास्को डी गामा को, और वही उसको लेकर के भारत पहुंचता है, ठीक है। कैप्टन कुक ने किस स्थान की खोज की थी? तो कैप्टन कुक भी भौगोलिक खोज में हमने बता रखा है
ऑस्ट्रेलिया का खोज किया था। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का खोज किसने किया था? तो कैप्टन कुक ने किया था। तो ये याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया का खोज अगर पूछे, सबसे छोटा महाद्वीप भी आपका कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया ही है। और ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी? तो हाँ, कैप्टन कुक ने किया था। तो ये याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने किया था? तो कैप्टन कुक ने। ठीक है, पूरा विश्व को जो चक्कर लगाया था, चारों ओर से घूम लिया था, मैगलन नाम का एक, ठीक है, समुद्र यात्री था, समुद्री यात्री। ठीक है, मैगलन, उसने पूरी दुनिया का खोज कर लिया था। ठीक है, मतलब चक्कर लगा लिया था। ठीक है, उसके बाद एसेबोला कहां की रानी थी? तो स्पेन की रानी थी। एसेबोला कहां की रानी थी? स्पेन की रानी थी। कैब्रल नामक पुर्तगाली जहाजी ने कहा? तो कैब्रल अभी तुरंत हमने चर्चा किया था, तो ब्राजील। कैब्रल जो था, कैब्रल में ऐसे भी लिखा रहता है कई जगह कैब्रल। ठीक है, अपना देख लीजिएगा, कैब्रल ने ब्राजील का खोज किया था। उसके बाद 80 वर्षों तक यूरोपीय अर्थव्यवस्था किस धातु पर निर्भर रहा था? तो चांदी पर। किस पे रहा था? तो चांदी पर। रोमन कैथोलिक चर्च का केंद्र कहां था? आपको पता ही, रोमन, रोम, इटली। ठीक है, तो पूरे दुनिया का जो भी ईसाई मानने वालों का जो केंद्र था, धार्मिक गुरु कहां रहते थे? तो रोम में। कहां रहते थे? रोम, इटली में। ठीक है, इटली की राजधानी है रोम, और रोम में ही रोमन कैथोलिक चर्च का केंद्र हुआ करता था। किस शताब्दी में मध्य युग का अंत तथा आधुनिक युग की शुरुआत हुई? तो 15वीं से 16वीं शताब्दी में। 5वीं से 15वीं शताब्दी यूरोप का अंधकारमय युग है, 5वीं से 15वीं। उसके बाद नया युग की शुरुआत होती है, यानी मध्य युग की शुरुआत होती है, वो 15वीं से 16वीं सदी में, यानी 1400 के बाद। कस्तितुनिया का पतन या कह सकते हैं नई भौगोलिक खोज, ये सब होता है, तो उससे मध्य युग की शुरुआत हो जाती है। मध्य युग का अंत होता है और आधुनिक युग की शुरुआत होती है, सॉरी। ठीक है, तो मध्य युग तो यूरोप का क्या है? अंधकारमय युग है। 5वीं प्राचीन युग जो है आपका 5वीं सदी तक है, आरंभिक से लेकर के 5वीं सदी तक। उसके बाद 5वीं से 15वीं जो मध्य युग है, वो वहां का अंधकारमय युग है। उसके बारे में कहीं भी लिखा हुआ जिक्र नहीं मिलता है, इसीलिए उसको अंधकारमय युग कहा गया यूरोप का। ठीक है, लेकिन उसके बाद आधुनिक युग की शुरुआत जो होती है, वो 15वीं से 16वीं शताब्दी में, यानी 1400 के बाद से स्टार्ट हो जाता है। तो 15वीं बोलते हैं 1400 से 1500 का पीरियड, 16वीं बोलेंगे 1500 से 1600 के बीच का। तो यहाँ पे 15वीं 16वीं के बीच में आपका मध्य युग के अंत के साथ साथ आधुनिक युग का यूरोप में स्टार्ट हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, पुनर्जागरण का केंद्र कौन बना? तो इटली। सबसे पहले पुनर्जागरण का केंद्र, चूंकि यहाँ का जो राजघराना परिवार था उसने भी समर्थन किया था, और बहुत सारे जो कस्तितुनिया का जब पतन हुआ तो वहां के विद्वान सब आकर के यहीं पे रहे थे, इटली में ही, चूंकि बगल का देश था, तो यहाँ पे आए, और यहीं से जो है आपका पुनर्जागरण शुरुआत होता है। फिर से जागना, रेनेसा जिसको बोलते हैं, फिर से जागना, यानी अपने अतीत को यहाँ पे यूरोपवासी जाने और फिर से भौगोलिक खोज करना शुरू किया, और अपने आप को व्यापारिक रूप देना शुरू किया। औद्योगिक क्रांति ये सब आना शुरू हुआ, धर्म सुधार आंदोलन ये सब होने लगा। तो इटली, पुनर्जागरण का केंद्र कौन बना था? इटली। ठीक है, तो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पुनर्जागरण का केंद्र कौन बना? तो इटली, ये याद रखना है आपको। उत्तमांशा अंतद्वीप, केप ऑफ गुड होप। ठीक है, इसकी खोज किसने किया था? तो बार्थोलोम्यू डियाज, उससे पहले ही कर दिया था, यानी वास्को डिगामा से पहले ही, ये लगभग 1452 के आसपास ही इसका केप ऑफ गुड होप, जो आप देखते होंगे, जैसे ये आपका बता देते हैं, जैसे ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। ठीक है, उसके बाद इधर आपका, यहाँ पे आपका अफ्रीका, तो ये इस रास्ते से आना। ठीक है, इधर भारत है, तो ये जो रास्ता है यही कहलाता है केप ऑफ गुड होप, ये जगह। ठीक है, तो ये जो यहाँ से चला था यूरोप, यूरोप यहाँ पे पड़ता है पुर्तगाल, यहाँ से होकर के जो ये रास्ते से आया, तो यही आपका जो है इस जगह की खोज उत्तमासा अंतद्वीप कहलाता है। इसकी खोज बार्थोलोमियो डियाज ने किया था। ठीक है, और लगभग जो है मध्य कह सकते हैं कि 1450 के अराउंड, एग्जैक्ट डेट हमको अभी याद नहीं है, लेकिन 1450-52 के अराउंड ही इसने खोज किया था। ठीक है, चौदह सौ छियासी ईस्वी में, सॉरी 1486 ईस्वी में। ठीक है, 1486 ईस्वी, याद ही कर लीजिएगा, 1486 ईस्वी। ठीक है,
1450 के बाद ही हुआ था, 1486 अराउंड, मुझे उतना याद नहीं था क्योंकि ये सब बहुत कम, हम लोग भी कभी कभी जो 9th-10th का है पढ़ने का, कभी ये विश्व इतिहास का उतना मौका मिलता नहीं है और एग्जाम में जनरल कंपटीशन पूछे नहीं जाते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा 1486 ईस्वी, ठीक है। 1486 ईस्वी में बार्थोलोमियो डियाज ने उत्तमांसा अंतद्वीप की खोज की थी, ठीक है। उसके बाद अमेरिका की खोज किस वर्ष की गई थी, तो 1492 ईस्वी में। कस्तितुनिया का पतन, ये एकदम याद रखिएगा 1453 ईस्वी में। और ये आपका पुनर्जागरण का प्रमुख कारण में भी था ये कस्तितुनिया का पतन। उसके बाद है आपका विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया था, तो मैगलन ने लगाया था। ये याद रखिएगा, मैगलन ने पूरी दुनिया का चक्कर किस वर्ष लगाया था, तो 1519 ईस्वी में लगाया था। वास्को डी गामा ने भारत का पता किस वर्ष लगाया था, तो 1498 ईस्वी में लगाया था, ठीक है। वास्को डी गामा ने भारत का पता, ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आसान ही, आप लोग बार बार इसके बारे में पढ़े हैं, ठीक है। उसके बाद है वास्को डी गामा को भारत पहुंचने का मार्ग किसने बताया था, वही अब्दुल मजीद ने बताया था, जो कि मुस्लिम व्यापारी था, इसी ने आपको बताया था, ठीक है। कबुलई खां कहां का निवासी था, तो चीन का था। कबुलई खां चीन का निवासी था। न्यू फाउंडलैंड द्वीपों का पता किसने लगाया था, सर जॉन सेबेस्टियन और केबोट ने। डिवाइन कॉमेडी अति महत्वपूर्ण है, दांते की रचना है। डिवाइन कॉमेडी इटली का था दांते, ठीक है, दार्शनिक है दांते, इटली का था और इसने डिवाइन कॉमेडी की रचना किया है। एक बहुत ही प्रसिद्ध कह सकते हैं कि उपन्यास है, ग्रंथ है डिवाइन कॉमेडी, ठीक है, दांते ने। सेंट पीटर का गिरजाघर कहाँ है, तो सेंट पीटर गिरजाघर या जो भी चर्च से जुड़ा हुआ होगा वो रोम ही होगा, इटली रोम, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा रोम में है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। अगर भारतीय स्तर पर देखें तो बहुत पहले ब्रह्मगुप्त ने यह सब सिद्धांत दे दिया था, ठीक है। नए समुद्री मार्गों की खोज से किसके बीच व्यापार संबंध बढ़ा, तो नई जब खोज हुई तो रोमन साम्राज्य और भारत के बीच में जो है व्यापार बढ़ा। हल्के तथा तेज चलने वाले जहाज केरावल को किसने बनाया था, तो पुर्तगालियों ने बनाया था। तो चूंकि यहाँ का जो राजकुमार था वो भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेता था और इसी ने सबसे पहले हल्के जहाज जो कि लंबे दूरी तक जाया जा सकता था उसके माध्यम से, तो पुर्तगालियों ने ही बनाया था, ठीक है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए बहुत सारा क्वेश्चन इसीलिए हमको तेजी से कवर करना पड़ रहा है। गैलीलियो ने किस यंत्र की खोज की थी, तो दूरबीन का, ये तो आपको पता ही होगा, गैलीलियो ने दूरबीन की खोज की थी, ठीक है, अति महत्वपूर्ण है। नई दुनिया का विस्तार से किसने ढूंढा, तो विस्तार से अमेरिगो वेस्पुसी ने ढूंढा, इसीलिए इसका अमेरिका नाम पड़ा। कोलंबस ने बस दक्षिणी अमेरिका की खोज की थी, लेकिन विस्तार पूर्वक अमेरिका का जो पता लगाया था अमेरिगो वेस्पुसी, और इसी के नाम पे अमेरिका पड़ा। अंधकार युग की अवधि अभी तुरंत हमने बताया था 5वीं से 14वीं या 5वीं से 15वीं से पहले तक, यानी 14वीं तक का काल जो है आपका, 15वीं से तो आपका आधुनिक युग शुरुआत हो जाता है यूरोप में, इसीलिए हम लोग बोलेंगे 5वीं से 14वीं सदी का काल क्या है, यूरोप का अंधकारमय युग है। यानी उसके अंधकारमय युग उसको बोलते हैं जिसमें उस समय के जो भी लिटरेचर है उसका कुछ भी प्रमाण नहीं मिलता, साहित्यिक सोर्स नहीं मिलता है। पीडीएफ तो डाल रखे हैं, सोशल साइंस एससीईआरटी सोशल साइंस देखिएगा, कंटेंट में डाला हुआ है, बहुत पहले डाल दिया था। क्या है सर, आप जो पढ़ाते टाइम पीडीएफ में लिखते हैं, पीडीएफ में रहने देते, इरेज नहीं करते। देखिए ये आपको समझाने के लिखते हैं, इतना कचरा उसमें कर देते हैं तो फिर आप लोग को पढ़ने में दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। आप 2 बार जो है ना, 2-3 बार वीडियो ही देख लिया कीजिए। अब देखिए रटने से कहीं ज्यादा है आपको इसको देख करके, ठीक है, इसको देख करके थोड़ा बहुत याद करना, ठीक है। अब आपको याद ऐसे हो जाता होगा, ठीक है, ऐसी बात नहीं। आप जब एग्जाम में बैठिएगा तो मेरा हर एक बात आपको याद आएगा एग्जाम में, देखिएगा, ठीक है। जो जो आपको बताएं, जैसे जैसे आपको खुद ऑब्जेक्टिव में, चूंकि 4 ऑप्शन जब भी आपके सामने आएगा तो खुद जो हमने समझाया है वो खुद आपके दिमाग में आ जाएगा, इसलिए घबराइए नहीं, केवल सुनते रहिए, केवल सुनिए।
इसीलिए हम तो 4 ऑप्शन के बारे में नहीं बता रहे, मेन आंसर ही बता रहे हैं आपको कि आप कंफ्यूजन ही नहीं होगा, आपको क्वेश्चन मिलेगा, ऑप्शन ही आप डायरेक्ट खोजिएगा। दूसरा तीसरा हर एक के बारे में बता देंगे तो कंफ्यूज हो जाइएगा आप एग्जाम, क्योंकि ये आपका एससीईआरटी का ऑब्जेक्टिव है और यहां पे हो सकता है आपको डायरेक्ट इसी फॉर्मेट में भी दिया जा सकता है। आधुनिक युग का तो 15वीं से 16वीं सदी में, वहां भी हमने देखा, इससे पहले भी ये क्वेश्चन था। तो ये आपका भौगोलिक खोज यूरोपीय इतिहास जो है स्टार्ट का हो गया आपका। अब हम लोग दूसरा चैप्टर पे आते हैं, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम आप लोग ने पढ़ा होगा 9th में, और हमने आपके जो ऐप है उसमें जनरल नॉलेज सेक्शन में जब विश्व इतिहास वाला टॉपिक फोल्डर खोलिएगा तो उसमें अमेरिकी क्रांति को अच्छे से समझा रखा है, ठीक है। तो उसको भी अगर आप देखिएगा अच्छे से तो आपको अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव में करा ही दे रहा हूं तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अब कहिएगा कि थ्योरी पढ़ाने के लिए तो बार बार एक ही चीज को पढ़ाना जो है टाइम भी टेकन होगा, और हमें 1 to 5 सबको देखना है, ठीक है। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम यहां पर आप वहां से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ये पीडीएफ देखिएगा तो और भी ज्यादा समझ में आपको आएगा, ठीक है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, अमेरिका का पता किसने लगाया? तो सबसे पहले कोलंबस ने। बार बार हम बोल रहे हैं कोलंबस 1492 ईस्वी कहां का यात्री था? जो ये याद रखिएगा तो स्पेन का मूल रूप से, ठीक है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक कौन था? तो वाशिंगटन, ठीक है। एक जगह जेफरसन भी रहता, तो जेफरसन जो था वो मेन नायक नहीं था, ठीक है। मेन नायक यहाँ का वाशिंगटन ही रहता है, और इन्हीं के नाम पे आगे चल करके अमेरिका की राजधानी जो है वाशिंगटन डीसी पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। तो मेन नायक अगर पूछेगा तो वाशिंगटन को ही बोलेंगे, ठीक है। अमेरिकी क्रांति का मेन नायक जो था वो वाशिंगटन ही था, ठीक है। और अमेरिका की राजधानी भी वाशिंगटन डीसी है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ठीक है। चलिए, नेविगेशन एक्ट, अब देखिए यहाँ पे नेविगेशन एक्ट। तो नेविगेशन एक्ट अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1651। इसके तहत क्या था कि अगर अमेरिकी वासियों को कहीं भी व्यापार करना है तो वो ब्रिटेन के ही जहाज के माध्यम से दूसरे देश से आयात या निर्यात कर सकते हैं। नेविगेशन एक्ट ये था, और ये 1651 ईस्वी में लगाया गया था। तो ये याद रखिएगा, नेविगेशन एक्ट क्या था? तो अमेरिका में जो भी व्यापार होगा दूसरे देश से वो ब्रिटिश के जहाज के माध्यम से ही होगा, ठीक है। अगर कहीं मिस्टेक हमसे होगा तो आप लोग बता सकते हैं, क्योंकि आप लोग भी पढ़ते हैं तो आप लोग को भी ज्यादा जानकारी होगा। हम लोग तो बहुत दिन दिन पे विश्व इतिहास को देखते हैं। फिलाडेल्फिया का दूसरा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो 4 जुलाई 1776 ईस्वी को फिलाडेल्फिया का सम्मेलन हुआ था। स्वतंत्रता की घोषणा पत्र, अब देखिए ये पूछे कि स्वतंत्रता की घोषणा पत्र किसने तैयार किया था, तब आप थॉमस जेफरसन का नाम बोलेंगे, ठीक है। और जेफरसन ने ही आपका जो बोस्टन की चाय पार्टी की घटना हुई थी तो उसमें प्रमुख भूमिका निभाया था, जो कि पूरा लदा हुआ जहाज जो चाय का आया था अमेरिका के तट पे, तो वहां इसी के नेतृत्व में जो स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी थे उन्होंने क्या किया था कि सारे चाय की जो खेप था, जो बोरी था, उसको समुद्र में गिरा दिया था। उसी को बोस्टन की चाय पार्टी कहा जाता है, क्योंकि उनको डर था कि अब इस बहाने अमेरिका ये ब्रिटेन क्या करेगा कि उनपे एक्स्ट्रा कर लाएगा, लेकिन ऐसा उद्देश्य नहीं था, ठीक है। तो यहां पर लेकिन चूंकि पहले से भी बहुत ज्यादा टैक्स वसूली किया जा रहा था, तो इसलिए यहां पर यह याद रखना है बस कि स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? तो थॉमस जेफरसन ने, ठीक है। अब देखिए, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किस देश ने अमेरिका को सहायता किया था? तो फ्रांस ने किया था। क्यों किया था? क्योंकि फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में युद्ध हो रहा था, सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 63 के बीच में युद्ध हो रहा था, जिसमें फ्रांस बुरी तरीका से हार गया था, ठीक है। तो ये सोचा कि अभी बदला लेने का समय आ गया है ब्रिटेन से, और फ्रांस ने क्या किया कि अमेरिका को अपनी सेना भेजना शुरू किया, समर्थन करना शुरू किया, ठीक है। तो इसलिए चूंकि 1756 से 63 में जो सप्तवर्षीय युद्ध होता है ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में, उसमें फ्रांस की बुरी तरीका से हार होती है, ठीक है। तो अमेरिकी जो अमेरिका को मदद करता है फ्रांस यहां पर, क्योंकि अब उसको किसका बदला लेना था? अपने हार का बदला लेना था ब्रिटेन से, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किस देश ने जो है अमेरिका उपनिवेशों की सहायता की? तो उपनिवेशों की सहायता की, देशों होना चाहिए था, तो फ्रांस ने किया था, ठीक है।
अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण क्या था? देखिए, बोस्टन की चाय पार्टी, ये तत्कालिक कारण था। जब वह ब्रिटेन क्या, ये मध्य एशियाई देश या जो भी एशियाई देशों से, पूर्वी एशियाई देशों से चाय, जैसे भारत हो गया, भारत से भी चाय का खेप जाता था, ठीक है, चीन से भी जाता होगा, या इंडोनेशिया वगैरह से भी, उधर से भी जाता था। तो जब वहां का खेप, पहले क्या था कि ब्रिटेन के से होकर के जाता था, पहले चाय की खेप ब्रिटेन जाती थी, फिर ब्रिटेन से अमेरिका जाता था। लेकिन उस बार क्या था कि वहां के प्रधानमंत्री ने कहा कि डायरेक्ट जो है इसको अमेरिका ही भेजा जाए, जिससे कि वो उन लोगों का जो है कर टैक्स में कमी हो जाएगा। लेकिन उल्टा उन लोगों ने समझ लिया कि डायरेक्ट आया है तो इसका मतलब फिर से ये लोग कुछ ना कुछ टैक्स बढ़ाएंगे, और उन्होंने क्या किया कि सारे चाय की खेप को उन्होंने समुद्र में फेंक दिया था, ठीक है। स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियां नामक संस्था जो बनाई गई थी, वो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के ही दौरान बनाया गया था। वो एक कह सकते संस्था था, स्वाधीनता के पुत्र एवं पुत्रियां, ठीक है, ये बनाया गया था अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय में, अमेरिका में ही, ठीक है। क्योंकि अमेरिका पर भी किसका शासन था? ब्रिटेन वासियों का ही शासन था। वास्तव में अमेरिका में 80% आबादी उस समय भी ब्रिटेन की ही थी, लेकिन वो वर्षों से रह लिए थे अमेरिका में, इसलिए उनका विचारधारा स्वतंत्र स्वभाव का हो गया था। और वो जिस प्रकार से ब्रिटेन अपने नागरिकों को जितना ज्यादा फैसिलिटी दे रहा था, ठीक है, उतना अमेरिकी वासियों को नहीं दे रहा था, और वहां पे टैक्स लिया जा रहा था जरूरत से ज्यादा, तो उसका विरोध उन्होंने किया। लेकिन वास्तव में अगर देखिए तो अमेरिका जो है उसमें 80% आबादी उस समय ब्रिटेन वासियों की ही थी। ब्रिटेन के ही जो व्यापारी लोग धनी मनी होते थे वो अमेरिका शिफ्ट हो जाते थे, ठीक है। तो ये भी बात है यहां पर। और उन्होंने बोला जब हमारा प्रतिनिधि ही नहीं आपके संसद में है तो हम टैक्स क्यों दे, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। यह भी आपके अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का ही नारा था, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर स्वाधीनता के पुत्र पुत्रिया नामक संस्था स्थापित की गई थी, तब तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, ठीक है। अमेरिकी उपनिवेश का सेना नायक कौन था? तो जॉर्ज वाशिंगटन था। अमेरिका की राजधानी कहां है? तो आपको पता ही होगा, वाशिंगटन डीसी, यही है ना अमेरिका की राजधानी। कई लोग न्यूयॉर्क मार के खुश हो जाते हैं, तो न्यूयॉर्क वहां का इकोनॉमी सिटी है, वहां की राजधानी नहीं है, ये याद रखिएगा। जैसे बंबई आपकी राजधानी नहीं है लेकिन आर्थिक शहर के रूप में वो जाना जाता है, उसी प्रकार से न्यूयॉर्क है वहां। कॉमन सेंस की रचना किसने किया था? थॉमस पेन। ये भी आपके बहुत बड़े थिंकर हैं, ठीक है, थॉमस पेन। और अमेरिकी वासियों को इन्होंने ही कह सकते हैं उत्तेजित कर दिया था कि एक छोटा सा देश इतने बड़े देश पे कब्जा कर रखा है, ठीक है, तो ये शर्म की बात है। तो इस तरीका से उन्होंने वहां के क्रांतिकारियों को, तो जो कॉमन सेंस की रचना उन्होंने किया था तो थॉमस पेन ने किया था, ठीक है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में, और ये ब्रिटेन के ही थे, ठीक है, कहां के थे? ब्रिटेन के ही थे, और इन्होंने अमेरिकी वासियों के तरफ से बोल दिया। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किसी वर्ग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो मध्यम वर्ग ने ही। यहां पे भी मध्यम वर्ग ही, जो व्यापारी वर्ग है, उसी ने यहां पर अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में भी भूमिका निभाई थी, क्योंकि वहां पर एक वर्ग जो है मध्यम वर्ग का उदय हो गया था। कहां पे? अमेरिका में। मेन रूप से ये लोग व्यापारी वर्ग से ही जाते हैं, लेकिन जब स्वतंत्र मुल्क में जाते हैं, वहां रहने लगते हैं, तो उनकी मानसिकता स्वतंत्रता के साथ हो जाती है, स्वतंत्र हर एक अपने हिसाब से करने लगते हैं। तो यहाँ पे मध्यम वर्ग की ही भूमिका रहती है। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का निवासी था? देखिए यहाँ पर भी जेनेवा लिख दिया गया है, यहाँ तो ऑप्शन ही नहीं है आपका स्पेन का, तो उस केस में आप जेनेवा भी मार सकते हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस, यहाँ पे ऑप्शन ए नंबर जर्मनी है, 2 जेनेवा, सी इंग्लैंड है, फ्रांस। देखिए जेनेवा भी कई कई जगह पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्रिस्टोफर कोलंबस ऐसे स्पेन का ही वासी था, लेकिन कई किताब में हमने देखा है कि जेनेवा भी लिख दिया गया है। एक बार फिर से मैं नेट पे इसको सर्च कर कंफ्यूजन दूर करता हूं, आप लोग भी थोड़ा सा देख लीजिएगा इसको। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का यात्री था, ठीक है, इसको देख। अब देखिए ये इटली बता रहा है, ये बहुत कंफ्यूजन वाला है, ठीक है। जेनेवा इटली का इतालवी बंदरगाह, जेनेवा इटली का ही बंदरगाह था। कोलंबस का जन्म 1451 में जेनेवा के इतालवी बंदरगाह में उन बुनकरों के परिवार में हुआ था।
तो जब स्पेन नहीं हो तो आप जेनेवा भी मार सकते हैं, जेनेवा इटली, ठीक है। जन्म इसका जो है इटली, तो देखिए स्पेन में भी कई जगह किताब में है, चूंकि स्पेन के तरफ से ये भौगोलिक खोज करने निकला था, लेकिन इसका जन्म जो दिखा रहा है वो जेनेवा में, और उस समय ये इटली के ही अंदर था, बंदरगाह के रूप में था जेनेवा, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा अपने अच्छे से, कल के डेट में ये ना हो कि स्पेन और जेनेवा में आप लोग दिक्कत, आप लोग अच्छे से नेट से देख करके इसको, चूंकि कई किताब में स्पेन भी दे दिया है, चूंकि स्पेन के तरफ से वो भौगोलिक खोज करने जरूर आया था, ठीक है, लेकिन इसका जन्म स्थल जो है जेनेवा दिखाता है। एनसीईआरटी बुक में देख, अरे ये एनसीईआरटी बुक का ही है, उसमें जेनेवा ही दिया है, ठीक है। इस बुक में जो वहां भी आपने देखा था जेनेवा ही था, फिर हमने स्पेन कर दिया था, लेकिन जेनेवा ही सब जगह है। लेकिन कई जगह पे हमने ऑब्जेक्टिव में स्पेन भी देखा है, तो वहां लेकिन जेनेवा ऑप्शन नहीं था, ठीक है। तो यहां जब जेनेवा, ये ऐसा कीजिएगा, जब भी जेनेवा ऑप्शन दिखे तब जेनेवा मारिएगा, अगर जेनेवा ऑप्शन नहीं दिखे तब स्पेन मार दीजिए। सप्तवर्षीय युद्ध में किस देश की विजय हुई थी, ठीक है। तो सप्तवर्षीय युद्ध में जो है वो इंग्लैंड की विजय हुई थी, और किन दो देशों के बीच में हुआ था, तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुआ था। कब से कब तक, तो 1756 से 1763, ठीक है। अब तो तीनों तीनों है ऑप्शन में, तो कोई एक ही मारना होगा ना, ठीक है। बीपीएससी अगर दे देता है एक ऑप्शन तो देता है एक से अधिक, तो ये बड़ा विवादित क्वेश्चन हो जाएगा अगर आ जाए तो, लेकिन मेरे समझ से आप लोग जेनेवा मारिएगा, ठीक है, जेनेवा ही मारिएगा, चूंकि ये एनसीईआरटी के ही बुक से है, और इसमें जब जेनेवा दिया है तो जेनेवा ही होगा। और डायरेक्ट क्लियर भी किया हुआ है कि इटली का एक बंदरगाह है जेनेवा, वहीं पे जो है इसका जन्म हुआ था, ठीक है, 1451 ईस्वी में, ये सब क्लियर लिखा हुआ है, ठीक है। आप लोग भी देखिएगा सर्च करके। स्पेन भी कई किताब में हमने देखा, इसलिए मैं खुद कंफ्यूज हूं इसको लेकर के, इसलिए हमने बोला कि आप अपने तर्क बुद्धि का प्रयोग कीजिएगा, ठीक है। फिलाडेल्फिया का प्रथम कांग्रेस कब हुआ था, जिसमें स्वतंत्रता जो भी पार्टिसिपेट किए थे उनको बुलाया गया था, तो 1774 ईस्वी में, ये याद रखिएगा। अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ, ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अमेरिका जो है आजाद कब हुआ, स्वतंत्रता कब मिली अमेरिका को, तो 1783 ईस्वी में। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ, तो 1783 ईस्वी में, ठीक है। इंग्लैंड ने उत्तरी अमेरिका में अपने कितने उपनिवेश बना रखे थे, तो 13 उपनिवेश बना रखे थे, 13 उपनिवेश बना रखे थे। 15वीं शताब्दी के अंत में अमेरिका का पता किसने लगाया, कोलंबस ने। चलिए ये सब तो आप, सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच में हुआ था, तो अभी तुरंत हमने बताया ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में। ब्रिटेन इंग्लैंड सब एक ही है, कंफ्यूज नहीं होइएगा, ब्रिटेन इंग्लैंड सब एक ही है, ठीक है। यूके उसी का संघ का नाम था यूनाइटेड किंगडम। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड का राजा था जॉर्ज तृतीय। कौन था, जॉर्ज तृतीय, अति महत्वपूर्ण है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय, ठीक है, वहां का जो इंग्लैंड का जो शासक था वो जॉर्ज तृतीय था, और इसके बाद ही अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बाद जो है जॉर्ज तृतीय वहां से वहां हटाया जाता है उसको। किस संधि के द्वारा मैरी की स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली, अच्छा, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली, या मतलब किस संधि के द्वारा समाप्त हुई, या अमेरिका स्वतंत्र हो गया, तो वो था पेरिस की संधि, ठीक है। पेरिस की संधि के द्वारा ही जो है यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली थी, ठीक है। यानी अमेरिका जो स्वतंत्र हुआ था वो लास्ट में संधि हुआ था ब्रिटेन के बीच में, पेरिस की संधि। स्टाम्प एक्ट कब पारित हुआ था, तो 1765 ईस्वी में। यानी जो पत्राचार था उस पर भी टैक्स, यानी पहले क्या था कि वहां के लोगों को जो है पत्राचार पे टैक्स, स्टाम्प, जो स्टाम्प समझते हैं ना, स्टाम्प जो आपका होता है उस पर टैक्स नहीं लिया जाता था, तो यहाँ पे टैक्स जब लागू हो गया, ठीक है, तो 1765 ईस्वी में, और ये भी अमेरिकी क्रांति का कारण बनता है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजी सेना का सेनापति, अब देखिए ये कॉर्नवालिस ही था, कॉर्नवालिस ही। अब कहिएगा भारत में, तो देखिए ये भारत भी तो अमेरिका का ही उपनिवेश था ना, ठीक है। तो जब अमेरिका यहां स्वतंत्र हो जाता है तो यही कॉर्नवालिस ही भारत आ जाता है, और फिर भारत में शोषण करना शुरू करता है।
क्योंकि एक अमेरिका था जहां से वो लोग अत्यधिक शोषण कर रहे थे वहां के संसाधन का, लेकिन जब अमेरिका स्वतंत्र हो जाता है तो वहां के जो भी ब्रिटिश अधिकारी थे वो भारत के तरफ रुख करते हैं और भारत पर विशेष रूप से शोषण करना शुरू करते। तो अमेरिकी क्रांति का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव भारतीय आर्थिक या व्यापारिक शोषण के रूप में भी देखने को मिलता है। तो कॉर्नवालिस ये याद रखिएगा, ठीक है, कॉर्नवालिस ये है। और वहां का सेना नायक था वाशिंगटन, कहां का, अमेरिका का। लेकिन ये पूछ रहे अंग्रेजों का सेनापति कौन था, तो कॉर्नवालिस था। अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ, तो आगे चल करके 1789 ईस्वी में अमेरिका में जो है आपका कानून बन के तैयार हुआ और उसको लागू किया गया। विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ, तो लिखित संविधान कौन सा देश है जहां लागू हुआ, वो है आपका अमेरिका, जहां पे लिखित रूप से संविधान लागू हुआ 1789 में। किस देश के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली, किस संधि द्वारा, सॉरी, तो पेरिस की संधि के द्वारा। यही क्वेश्चन उधर भी था। अमेरिका में सबसे पहले किस देश ने अपना उपनिवेश स्थापित किया था, तो स्पेन, कोलंबस का था, कोलंबस जो था, ठीक है, स्पेन के तरफ से गया था। तो स्पेन ने, ये याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि स्पेन के तरफ से ही कोलंबस गया था खोजने के लिए, इसलिए स्पेन ने ही सर्वप्रथम उपनिवेश स्थापित किया था अमेरिका में। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, किस क्रांति, अभी तुरंत हमने चर्चा किया था अमेरिकी क्रांति का है, और सैमुअल एडम्स एक वहां का क्रांतिकारी था, उसने यह नारा दिया था, ठीक है, सैमुअल एडम्स ने, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। स्टाम्प एक्ट किसने लगाया था, तो ग्रेनविले वहां का प्रधानमंत्री था ब्रिटेन का, उसने लगाया था आपको स्टाम्प एक्ट। 5 असहनीय कानून किसने बनाए थे, ये भी ब्रिटेन का उस समय का राजा था, जो लॉर्ड नॉर्थ ने, ठीक है, सॉरी ये प्रधानमंत्री था, ठीक है। स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियां नामक संस्था, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। ये सब क्वेश्चन बार बार आ रहा है, तो जो बार बार आ रहा है वो पूछने की संभावना ज्यादा रहती है। अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था, तो वाशिंगटन, याद ही है। बोस्टन की घटना 1773 ईस्वी में, चाय का खेप अभी हमने बताया ही। बाकी आप लोग अच्छे से थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो जनरल नॉलेज जो ऐप में है उसमें आपका विश्व इतिहास करवाया गया है, वहां से अच्छे से आप लोग देख सकते हैं, सुन सकते हैं अच्छे से, ठीक है। किस क्रांति ने नारा दिया, वही चीज रिपीट हो रहा है। अमेरिकी स्वतंत्रता से पहला युद्ध कब हुआ था, तो 1775 ईस्वी में, ठीक है। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध 1775 ईस्वी में, डेट भी याद रखिएगा 18 अप्रैल 1775 को। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कहां हुआ था, तो लेक्सिंगटन में हुआ था, ये अति महत्वपूर्ण है। सबसे पहले भिड़ंत ब्रिटिश सेना और वहां के सेना के बीच में, अमेरिकी लोगों के बीच में हुआ था, तो लेक्सिंगटन में हुआ था, ठीक है। 78 नंबर क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। जॉर्ज तृतीय किस नीति का उपनिवेश वासियों में आक्रोश पनपा, व्यक्तिगत शासन की नीति, वह व्यक्तिगत रूप से शासन की नीति अपना रहा था, इसीलिए मतलब वो खुद एक तरीका से राजतंत्रात्मक व्यवस्था की तरह वहां पे शासन करना चाह रहा था, जिस कारण से वहां पर विरोध हुआ, ठीक है। अमेरिकी उपनिवेश वासी ईसाई धर्म के किस संप्रदाय को मानने वाले थे, देखिए एंग्लिकन था ब्रिटेन वासी, और प्यूरिटन जो था वो अमेरिका के जो लोग थे वो मानते तो ईसाई को ही, लेकिन प्यूरिटन उनका धर्म था। यानी यहां पे कहा जाता था कि राजनीति और धर्म में कोई मतलब साथ नहीं है, दोनों अलग अलग है। यानी धर्म का राजनीति में प्रवेश नहीं था अमेरिका में, लेकिन ब्रिटेन में क्या था, धर्म और राजनीति दोनों एक दूसरे से मिले जुले थे। तो प्यूरिटन जो था वो स्वरूप था ईसाई धर्म का ही। ईसाई धर्म के किस संप्रदाय को मानने वाले लोग थे वहां पे, और ये धार्मिक कर्मकांड से दूर रहते थे, और राजतंत्र जो राज व्यवस्था उससे भी ये दूर रहते थे, ठीक है। और इसको, ये धर्म को राज्य से अलग मानते थे, राज का हिस्सा नहीं मानते थे, ये लोग प्यूरिटन कहलाते थे। और यही लोग जो है अमेरिका में ईसाई धर्म जो मानते थे, खास करके ईसाई धर्म के किस संप्रदाय को मानने वाले लोग थे, तो प्यूरिटन, ये याद रखिएगा। बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत सारा क्वेश्चन हमने किया। क्यूबेक एक्ट कनाडा में किस देश में पास हुआ था, तो कनाडा। आयरिश फ्री स्टेट, आयरलैंड। नई दुनिया किसे कहा जाता था, तो अमेरिका। शक्ति का पृथक्करण अति महत्वपूर्ण है, ये तो आपको पूछ ही देगा। शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत, यानी कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका तीनों स्वतंत्र निकाय होनी चाहिए, यह बात सर्वप्रथम जो है मोंटेस्क्यू ने ही बताया था। शक्ति का पृथक्करण अति महत्वपूर्ण है, भी आया है, यह क्वेश्चन आपको दिखेगा एग्जाम में, देख लीजिएगा।
जो भी 9th-10th वाले हैं, शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत किसने दिया था? मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका तीनों स्वतंत्र निकाय है। किस वर्ष संसद को स्वतंत्र स्थान प्राप्त हुआ? तो 1782 ईस्वी में। अमेरिका उपनिवेश के प्रशासन का प्रधान कौन था? तो गवर्नर। फ्रांस की क्रांति किस ईस्वी में? अब देखिए यहां से फ्रांस की क्रांति स्टार्ट होती है, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट। तो आज इतना ही रहने देते हैं, फ्रांस की क्रांति फिर नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ठीक है, क्योंकि फिर हमें 4:30 बजे से भी आपको क्लास लेना पड़ेगा। ऐप में सारा है, फ्रांस की क्रांति भी है, रूस की क्रांति भी है, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, अमेरिकी क्रांति, सारा कुछ है। पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, औद्योगिक क्रांति, वाणिज्यवाद, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, सारा कुछ है उसमें, ठीक है। चूंकि आप लोग का फिर हमें 4:30 से क्लास लेना होगा, इसीलिए अभी इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।